बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू वॉइस ऑफ पाकिस्तान एंड वेलकम रोज टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद। किसी भी मुल्क कौम की पहचान उसके नौजवान होते हैं कि जब भी किसी मुल्क में कोई इनकलाब आता है तो इनकलाब ऐसे नहीं आ जाता, बल्कि जो उस मुल्क के रहने वाले जो नौजवान होते हैं उनकी बदौलत इनकलाब आया है। दुनिया की तारीख का जब हम लोग मुताला करते हैं तो दुनिया में जितने भी इनकलाब आए हैं वो नौजवानों ने लाए हैं। और दूसरी बात यह कि जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो आज़ादी जब किसी को मिली है, किसी ने ली है, तो तारीख इस बात की शाहिद है कि आज़ादी के लिए इंसानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। हमारी माएँ, हमारी बच्चियाँ और हमारे यंगस्टर ऐसे लाखों की तादाद में हैं कि जो इस आज़ादी की खातिर जिनके लहू से इस वतन अजीज़ का ज़र्रा ज़र्रा महक रहा है। और जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो आज हम देखते हैं जो हम इस खुली फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, हमारी सांस ये हमारी सांस नहीं है, इसके पीछे वो अजीम शान लातादाद अनगिन बेशुमार कुर्बानियाँ हैं कि जिसको बेस करते हुए अल्लाह तबारक तआला ने हमें ये आज़ादी अता फरमाई, ये आज़ाद फ़ज़ाएँ अता फरमाई, जहाँ पे सबसे पहले हम अपनी जो पसंद के तहत ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अपने रिलीजन के तहत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जब आज़ादी की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि सिर्फ नौजवान ही नहीं होते बल्कि उनके साथ खड़े होने वाले उनके वालिदैन साथ होते हैं और उनके साथ उनके असातिज़ा होते हैं कि जिन्होंने ये नौजवान नस्ल तैयार की है, इसको परवान चढ़ाने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। जब आज़ादी की बात करते हैं हम ये देखते हैं जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को, तो ये देखते हैं कि फिर उस वक्त जो पार्टीशन के वक्त जो हिंदुस्तान से जो काफ़िले पाकिस्तान में आ रहे थे और जो पाकिस्तान से जो लोग हिंदुस्तान जा रहे थे, ये आज़ादी की रविश थी। लेकिन क्या जो काफ़िले वहाँ पे हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए, क्या वो सही सलामत पाकिस्तान में पहुँचे? नहीं पहुँचे। और जो यहाँ पे पहुँचते हैं क्या वो ख़ानदान मुकम्मल ख़ानदान थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब हम इस तल्ख़ हकीकत को देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम ये देखते हैं कि जो आज़ादी की जो फ़ज़ाएँ आज हमें मैसर हैं, इसमें हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, उनका लहू शामिल है। हम ये देखते हैं कि आज़ादी की ये शमा तो जिसकी रोशनी में आज हम यहाँ अपने आप को इस पूरे गुलशन के महकाए हुए हैं, लेकिन हकीकी मानों में ये देखते हैं कि ये आज़ादी ऐसी आज़ादी नहीं आई, बल्कि इस आज़ादी के पीछे बहुत से लोगों के अरमान हैं। इस आज़ादी के पीछे बहुत सी हमारे माओं की दुआएं हैं, हमारे बुज़ुर्गों की दुआएं हैं और नौजवानों का आज़म है। जब हम बात करते हैं कि मुल्क पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद कराने में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वो एक लॉयर की हैसियत से, एक वकील की हैसियत से जब उन्होंने मुकदमा लड़ा तो उन्होंने पाकिस्तान को विन किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि 1947 से लेके आज तक वकला किसी ना किसी शक्ल में, किसी न किसी तहरीक में सरगर्म रहते हैं और आज़ादी के इस परचम को हमेशा थामे होते हैं, आवाम के साथ मिलकर चलते हैं। और जब हम आज के दौर की बात करते हैं, आज हम 2024 में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आज भी अगस्त का महीना है। जब हमने अगस्त के महीने 47 की बात की है, 1947 है, तो वो भी अगस्त का महीना था, आज ही अगस्त का महीना है। क्या ही ज़बरदस्त इम्तराज है, क्या ही ज़बरदस्त किस्म का आज ये कॉम्बिनेशन है कि जब हम देखते हैं कि हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन इसके बावजूद जब हम उनको एहतजाज की कॉल करते हैं, जब हम उनको ये बताते हैं कि अपने हुकूक की जंग लड़ो, तो मेरे ख्याल में वो उस एतबार से आगे नहीं आते जिससे पहले 47 में आए थे। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, आखिर वो लोग क्यों नहीं आते? क्या वो अपने मुल्क के साथ वफा तो करते हैं, लेकिन वफा का वो किस लेवल पे हैं कि वो अपने मुल्क की और वफा मीन्स कि अपने मुल्क से मोहब्बत करते करते इसे खुशहाली के लिए काम करना शुरू करें। ये तमाम की तमाम बातें आज के इस प्रोग्राम का ऐसा बनेगी। और आज का जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, मुझे कहते हैं मोहम्मद एजाज बशीर और प्रोग्राम का नाम है वॉइस ऑफ पाकिस्तान। जिस टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बातचीत करेंगे वो टॉपिक यह है कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान हमारा है और हम सब पाकिस्तानी हैं। तो जनाब जो मज़ीद पैनलिस्ट आज के इस शो में मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका तारीफ़ कराता चलूँ। मशहूर मारूफ कानूनदान हैं और वसी तजर्बा रखते हैं और जब भी कोई तहरीक होती है तो तहरीक को लीड करते हैं। मेरी मुराद जनाब एडवोकेट शहजाद सदीक अलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो जनाब। बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया। और उनके साथ साथ एक ऐसी हस्ती आज हमारे साथ मौजूद हैं कि जो नौजवानों के लिए मशले राह हैं और जब उनके टिक्स हमारे नौजवान तक पहुँचती हैं तो वो आंखें बंद करके बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये जो हमारे पास टेक्निक्स पहुँची हैं ये किसी आम आदमी टेक्निक हो ही नहीं सकती। मेरी मुराद जनाब एडवोकेट मोहम्मद अफजल जो है साहब, अस्सलाम वालेकुम। मिजाजी ग्रामी।
और नौजवान कानूनदान और एडवोकेट मेरी इमराज जनाब मोहम्मद अकदस अकरम साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप तमाम जो यहाँ पे पैनलिस्ट साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो हमारे भी ये प्रोग्राम सजा है ये वकला हजरात का है, और कुछ ऐसी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि तहरीक पाकिस्तान से लेके आज तक जो वकला की कम्युनिटी में जो पाई जाती हैं, और वकला का जो किरदार होता है उसके ऊपर हम लोग आज इस टॉपिक में बातचीत करेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे कि जो आज का जो नौजवान है उसको किस तरह से मुतहर्रिक कराया जाए। पढ़ा लिखा तो वो है, लेकिन किस अंदाज से हम उससे बातचीत करें ताकि उसमें इस मुल्क की जो मोहब्बत पहले से ज़्यादा बसा के इस मुल्क की खुशहाली के लिए काम करें। तो जनाब सबसे पहले बढ़ेंगे मोहम्मद शहजाद सदीक अलवी साहब आपकी तरफ कि हाँ, एक बीइंग पाकिस्तानी हम जो नौजवान हैं हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम पाकिस्तान की किस तरह खिदमत कर सके आज के इस दौर में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। सो फॉर योर क्वेश्चन इज कंसर्न, मैं जो जिस तरह पहले फरमा रहे थे कि वकला का किरदार, मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका बताऊं, फिर मैं आपके क्वेश्चन की तरफ भी आता हूं कि पाकिस्तान की क्रिएशन और पाकिस्तान का एक सर्टन मकाम पर पहुंचने में वकला का रोल बहुत मेजर पिवटल रोल रहा है। मसलन इस मुल्क के लिए सबसे पहले जिसने ख्वाब देखा, जिसने ये आइडिया दिया कि हिंदुस्तान जो 5000 या उससे भी ज्यादा कई हजारों साल पुरानी एक सल्तनत है जिसका बंटवारा हो सकता है, 2 कंट्री बन सकते हैं, एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन द रिलीजन, इस्लाम के नाम पे मुल्क बन सकता है, वो ख्वाब भी जिसने देखा था, ही वाज अ लॉयर, बैरिस्टर मोहम्मद इकबाल, जिन्हें दुनिया अल्लामा इकबाल के नाम से जानती है, डॉक्टर अल्लामा इकबाल के नाम से जानती है। बेशक ये सबसे पहला ख्वाब, ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट भी जिसने दिया वो भी एक वकील था। बेशक फिर इस कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट जिसने किया, अमली जामा जिसने पहनाया, बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें दुनिया कायद आज़म के नाम से जानती है। यानी ये एक नामुमकिन किस्म का एक ऐसा ख्वाब था जिसे लोग उस जमाने में एक दीवाने का ख्वाब कहते थे। एक शायर है, शायद शायर का एक ख्वाब है, फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है, सही, लेकिन एक वकील ने, बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने इस ख्वाब को अमली जामा पहना के प्रैक्टिकली प्रूव किया कि ऐसा हो सकता है। पाकिस्तान इस पूरे खित्ते अर्ज पे वाहिद मुल्क है जो एक्सक्लूसिवली रिलीजन की बेस पे बना है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, इस कंट्री को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए सबसे पहले डॉक्टर कदीर खान को जिस शख्सियत ने बुलवाया, सियासी इख्तलाफ या हमायत एक अपनी जगह, उसका नाम था बैरिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो, जो पाकिस्तान लेके आए। एटॉमिक प्रोग्राम की बुनियाद भी एक वकील ने रखी। उसके बाद इस कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन जिसने दिया 1973 का, ही वाज अ लॉयर। और फर्दर आप आगे चलते आए, जो तहरीक चली या लोगों को जो लॉ की या राइट्स की जो अवेयरनेस दी है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है। पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी को ये एक एजाज हासिल है कि दुनिया में वो वाहिद तहरीक चली थी जिसमें उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स कोई भी किसी शख्स के हो सकते हैं, कोई फॉरेन अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस पब्लिक को देने वाले लॉयर से। अब आप आ जाते हैं आपके मेन क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज द रोल ऑफ द यंगस्टर्स पाकिस्तान की कामयाबी में। देखिए, यंगस्टर्स का रोल हर दौर में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ये तहरीक पाकिस्तान से शुरू करें तो यंगस्टर्स थे जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने अंग्रेज हुकूमत और हिंदुओं के साथ टक्कर ली। उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो एक जनरल कॉन्सेप्ट था कि ये इतना गरीब मुल्क था कि पाकिस्तान का अगर उस वक्त आप डिफेंस लाइन देखें तो टोटल पूरे पाकिस्तान के पास 5 टैंक थे, और 5 टैंक और एयरफोर्स ना होने के बराबर थी। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था। हालत ये थी कि सरकारी दफातर में जो पेपर पेन इस्तेमाल होती है उसके लिए भी कीकर का कांटा इस्तेमाल होता था, और वो यंगस्टर्स ही थे जिन्होंने एक बिल्कुल इम्पॉसिबल सिचुएशन में इस कंट्री को वहां पे खड़ा कर दिया दैट टुडे पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर मिसाइल स्टेट। उसके बाद आगे आ जाते हैं कि यही वो लोग थे कि करते करते पाकिस्तान ने एक सर्टेन टाइम में 60s और 70s में, इवन 80s तक भी पाकिस्तान की इकोनॉमी एक तगड़ी इकोनॉमी के तौर पे खड़ी हुई। जो भी इंटरनेशनल सिचुएशन बनी है, चाहे अफगान वार बनी है, चाहे वॉर ऑफ टेररिज्म बनी है, वट एवर द सिचुएशन, उसमें आज भी अगर कोई रोल अदा कर रहा है तो वो पाकिस्तान का यंगस्टर है, आइदर इन शेप ऑफ अ सोल्जर स्टैंडिंग ऑन द बॉर्डर, जो कि अपने सीने के ऊपर गोलियां खा रहा है वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में। उसमें अगर सबसे ज्यादा अगर शोधा की तादाद देखें तो वो यंगस्टर्स की है। उसके बाद अगर आ जाते हैं कि आप एजुकेशनल फील्ड में देखें, जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है, इसके बावजूद अगर आज भी हमारा कंट्री इन गुफ्तबे हालात में भी सर्वाइव कर रहा है तो दैट इज ओनली बेस्ड ऑन दी यंगस्टर्स, क्योंकि यंगस्टर्स का एक किरदार है, उनके अंदर आज भी पाकिस्तानियत और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत वो मौजूद है, जिसके लिए हर तरह की सिचुएशन को दे आर फेसिंग ब्रेवली। सो मैं ये समझता हूं
कि फर्दर इनका जो किरदार पाकिस्तान के यंगस्टर्स का है वो यही है कि हमारी वफादारी, हमारी मोहब्बत अल्टीमेटली हमारी मदरलैंड के साथ है। हम इंग्लैंड अमेरिका चले जाएं, वहां जाके हमें नेशनलिटीज मिल जाए, वहां के पासपोर्ट मिल जाए, वहां बहुत अच्छी जॉब्स हो जाए, इवन देन वी विल बी कंसिडर्ड एज अ सेकंड क्लास सिटीजन। जो रिस्पेक्ट, जो ऑनर आपको अपने कंट्री में मिलेगी, जो आपका प्रिविलेज्ड आपकी लाइफ पाकिस्तान में हो सकती है, वो दूसरे किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड के कंट्री में कभी हो भी नहीं सकती, क्योंकि हम हर जगह एज आउटसाइडर कंसिडर किए जाएंगे। सो मैं ये समझता हूं कि अभी जो आने वाला टाइम है, जिसमें आईटी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या जिसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पाकिस्तान का यंगस्टर अगर उसको थोड़ा सा भी बैकअप दिया जाए, थोड़ा सा भी उसको सपोर्ट कर दिया जाए, तो वो कहते हैं ना, जरा नम हो तो मिट्टी बड़ी जरखेज। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल अरशद नदीम है कि एक आदमी जो मजदूरी करता था, जिसका वालिद एक मिस्त्री था, आज पाकिस्तान का वो रिप्रेजेंट कर रहा फाइनल में पैरिस ओलंपिक्स में, और इस वक्त शायद ही विल बी द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। ये भी तो पाकिस्तान का एक यंगस्टर है जो बिल्कुल एक रिमोट एरिया से उठ के आया है, और हमारी इस जमीन में, हमारे लोगों में आज भी इतना टैलेंट मौजूद है कि ये जहां पर भी जाएंगे, पाकिस्तानी दे विल बी कंसिडर्ड एज अ लीडिंग रोल एवरीवेयर, लीडिंग रोल इन एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ, इन एवरी कंट्री ऑफ द लाइफ। जो है ऐसा एक यंगस्टर जो हमारे कौम के मेहमान हैं, जो हमारे कौम की पहचान है, इस मुल्क की बागडोर संभालने में जो एक कलीदी किरदार अदा करते हैं, आज अपने नौजवानों का क्या किरदार देख रहे हैं इस मुल्क की सालमियत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाज साहब, मैं सबसे पहले तो आपका और आपकी रोज़ टीम का मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। नौजवानों का जो किरदार है ना, हमेशा से पॉजिटिव रहा। जंगे आज़ादी हो, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान बना तो इन नौजवान को, जो नौजवान थे, जो तलबा थे, उनको हरावल दस्ते का खिताब दिया कि ये आज़ादी हासिल करने में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। ग्रेट। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इन 77 ईयर्स में हमारे पाकिस्तानी नौजवान इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आया क्या हमारी रियासत उनको फैसिलिटेट करती है? क्वेश्चन इज दैट, पॉइंट इज दिस, करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, हाँ, तो करने क्यों नहीं दिया जा रहा भाई? हमारा नौजवान इस रियासत के साथ वफादारी निभाना चाहता है। आज पहले आपने जिक्र किया कि हमारा नौजवान जो बाहर जा रहा है वो शौक से नहीं जा रहा, कभी भी नहीं जा रहा, वो मजबूरी से जा रहा है। बेशक। वो मजबूरी से क्यों जा रहा है? क्योंकि हम इधर उनके लिए कोई रोजगार नहीं है, बिल्कुल अच्छी तालीम का हम इधर आज तक इंतजाम नहीं कर सके। बीइंग पाकिस्तानी, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इस मुल्क के लिए क्या कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले अपना मुहासबा करना है। सही कि बीइंग अ लॉयर, एज ए एडवोकेट, मैं इस कंट्री के लिए, इस मुल्क के लिए क्या कर रहा हूं। ग्रेट। यहां तमाम अदारे को चाहिए कि अपनी लिमिट्स में रहते हुए, गुड, अपनी लिमिट्स में रहते हुए अपना किरदार अदा करें। और हमारी जो नौजवान नस्ल है, मैं यहाँ अल्लामा इकबाल का एक शेर, बड़ा मशहूर शेर है, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। हमारा नौजवान जो है ये कुछ करना चाहता है। और इसकी मिसाल, जो हालिया मिसाल मैं आपको दूं, ये सबके लिए लम्हा फिक्रिया है। बांग्लादेश में आने वाला जो इनकलाब आप देख रहे हैं, बहुत जबरदस्त, आपने पिन पॉइंट पर इशारा किया आपने, तो वो लावा फट गया। वो रेवोल्यूशन कि वहां जो नौजवान थे, जो लोग थे, उनके जो राइट्स थे, वो उनको नहीं मिलता। जो ऐसा जबरदस्त बात आपने की, और मैं एक चीज को मैं यहाँ पे हाईलाइट करूं कि देखें, वहां पे यंगस्टर को लीड करने वाले यंगस्टर ही हैं, वो कि चले हुए कारतूस नहीं है, बार बार आजमाए हुए लोग नहीं हैं। जिन्होंने 15 साल की इजारादारी, मोनोपोली को तोड़ फेंका, वो नौजवान हैं। और नौजवान इस किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए और किसी की भी मुल्क की खुशहाली के लिए लीडिंग रोल प्ले कर सकते हैं। उन्होंने प्ले करके दिखाया। जी, हमारे हुक्मरान को ये सोच विचार करनी चाहिए कि हम इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियों से हासिल किया, जो हमारे आबा अजदाद ने लाखों ने कुर्बानियां दे के हासिल किया है, ये हमें किसी ने प्लेट में रख के नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। इसके लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं कि आज हम इसके लिए क्या कर रहे हैं। बहुत प्यारी बात आप कर रहे हैं। और
जी हमारे साथ हैं नौजवान एडवोकेट मोहम्मद अक़दस अकरम साहब। नौजवान किसी भी मुल्क और कौम की पहचान होते हैं, किसी भी खुशहाल रियासत के माथे का झूमर होते हैं। नौजवानों का क्या किरदार होना चाहिए इस किसी भी मुल्क की किसी रियासत की खुशहाली के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आई एम वेरी हैप्पी थैंकफुल टू यू। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैं अगर थोड़ा सा बैक पे जाऊं, अगर थोड़ी सी इस्लामिक हिस्ट्री में जाऊं और जी, जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु से अलैहि वसल्लम। ये हिस्ट्री शुरू करूं तो अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इनकलाब बर्पा करने के लिए उनको जिस स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी वो कौन थे? वो यंगर्स थे। अगर हम उधर से इनकलाब की तारीख को शुरू करें और हमारे जो हमसाया कंट्री है ईरान, ईरान के इनकलाब को मद्देनज़र रखें, उधर भी जो यंग थे उनका किरदार हमेशा पॉजिटिव रहा है। अभी जैसे Recently। मुकर्रर ने बात की है बांग्लादेश में, जिस तरह बांग्लादेश में अभी वीडियोज़ आ रही है, तमाम यंग्स हैं हम्म, और उनको जो लीड कर रहे हैं, लीडरशिप है, वो भी यंग है। तो किसी भी कोई भी ऐसी तहरीक, उसमें नौजवान का बहुत बड़ा किरदार होता है। और मैं एज अ वकील ये बात करूं कि जितनी भी तहरीक अगर कोई वकला में उठी हैं तो वो भी अगर उसको एक नतीजे तक पहुंचाया है तो वो नौजवानों ने पहुंचाया है। तो नौजवान अभी हमारे कंट्री से मायूस होकर बाहर जा रहे हैं। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये बाहर जा क्यों रहे हैं। ठीक है, क्या ऐसी चीज़ ने उनको मजबूर किया है, किस चीज़ ने उसको मजबूर किया है कि वो अपनी जो मदरलैंड है उसको छोड़ के वो आउट ऑफ द कंट्री चले जाएं। वो एक 30-35 साल अपनी वो इधर से स्टडी करते रहे, सलाहियत अपने अंदर पैदा करते रहे, स्किल्स पैदा करते रहे, मगर जब इस मुल्क को उन्होंने कुछ नवाजना था तो वो बाहर चले गए, जब खिदमत का वक्त आया तो हम चल दिए। चल दिए। शानदार बात आप कर रहे हैं जनाब। एडवोकेट शहजाद साहब आप उधर बढ़ेंगे। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए नौजवानों का जो एक जज्बा होता है, उमंग होती है, उनकी तरंग होती है, वो सबसे अहम किरदार अदा करती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि नौजवानों में जो जज्बा जो पैदा करने वाले कौवतें हैं वो बड़े होते हैं। अगर नौजवान अगर इस हद तक आगे जा सकते हैं, उनकी वजह से इनकलाब आ सकता है, तो जो इनकलाब लाने वाले होते हैं बेसिकली वो बैक एंड पे होते हैं, उनके बड़े होते हैं। अब जो बात जो आगे समझने की है वो ये है कि नौजवान तो इनकलाब लाते हैं, इनकलाब लाने के लिए वो टक सिखाने के लिए इनके बड़े होते हैं। आज हमारे बड़ों को पता है कि भाई नौजवान इस कौम, इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे, वही हमारे इस मुल्क की चार जो मेन जो सरहदें हैं, जो चार सूबे हैं, इसकी पहचान बनेंगे। लेकिन इसके बावजूद देखते हैं कि हमारे नौजवान दिन ब दिन स्किल्डफुल होकर यहाँ से बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हमारे बड़ों को ऐसा लग रहा है कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है? अगर ज़रूरत है तो हम अपने बच्चों को यहाँ पे एडजस्ट क्यों नहीं एडजस्ट कर पा रहे? क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसमें रब करीम ने 4 वेदर सीज़न आपको दिए हैं। दुनिया की तमाम जो यहाँ पे नियामतें हैं, ब्लेसिंग्स हैं रब करीम की, वो मुल्क पाकिस्तान में है। जो अदर कंट्रीज़ में जब हम देखते हैं उनमें शायद कम है, लेकिन हम में ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे बड़े वो ऐसा किरदार क्यों नहीं अदा कर रहे कि अपने यंगस्टरों को इंगेज करें और वो दिन ब दिन बाहर जा रहे हैं? देखें, मेरा बीइंग अ लॉयर, चूंकि हम जो वकला है ना, हमारा माशरे के नफ्स पे हाथ होता है। सही। हमारे पास जो लोग आते हैं हमारे साथ, वो अपनी इंतहाई पर्सनल चीज़ें वो शेयर करते हैं जो शायद वो फैमिली में भी शेयर नहीं कर पाते। सही। सो हमें माशरे में होने वाला इनजस्टिस या ज्यादती, मैं समझता हूँ एक आम आदमी की नस्बत शायद ज्यादा पता होता है, क्योंकि शायद जॉब ऐसा है हमारा। हमारे मुल्क में होने वाले प्रॉब्लम की जो मेन वजह है वो मेरिट का कत्ल है, वो डिस्क्रिमिनेशन है। सबसे बड़ा जो जुल्म है वो जुल्म ये है कि जब एक बच्चा पढ़ लिख के टॉप करके आता है तो सिर्फ इस वजह से कि शायद उसका वो बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, उसके पीछे वो सिफारिश नहीं है, या शायद ब्राइब करने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं है। और जब पता चलता है कि एक ऐसा शख्स जो मेरिट पे नहीं है, जो किसी तौर पर भी कॉम्पिटेंट नहीं है उस सीट के लिए, वो उस सीट के ऊपर अपॉइंट हो जाता है, तो ह्यूमन नेचर है कि उसके अंदर एक हार्ट बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, उसे तकलीफ शुरू हो जाती है। अब अल्टीमेट क्या है कि जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी एक सर्टन पॉलिसी है कि वो इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से वहाँ की क्रीम को पिक कर रहे हैं उठा के। हालांकि हमारे जाने वाले यंगस्टर्स की सैलरीज भी वो नहीं है जो वहाँ पे उनके अपने गोरों की हैं, लेकिन
इतनी अनफ सैलरी है या लाइफस्टाइल ऐसा दे दिया जाता है जो यहाँ से कम से कम बहुत बेहतर है, जिसकी वजह से सारी की सारी क्रीम, सारे का सारा स्किल्ड जो आपकी कम्युनिटी है वो उठ के वहां जाके उनको कंट्रीब्यूट कर रही है, वो मजीद तरक्की किए जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारी स्टेट के अंदर जितने इदारे हैं, पहली बात तो ये कि उन तमाम इदारों को अपनी हदूद में रह के अपना ही काम करना चाहिए। बहुत प्यारी बात करें। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करूंगा, मैं लॉयर हूँ, डबल ग्रेजुएट हूँ, बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लेकिन मुझे अभी आप कहे ना कि ये जो आपके ऊपर लाइटें लगी हुई हैं इनमें से कोई लाइट खराब हो गई है, ये ठीक करनी है, मैं नहीं कर सकता, ये इलेक्ट्रिशियन ही करेगा, ऐसे ही जिसका जो जॉब है। मेरी एजुकेशन हो सकती है उससे ज्यादा होगी, लेकिन मेरा ये काम नहीं है। अगर मैं करने की कोशिश करूंगा, वो लाइट भी खराब करूंगा, हो सकता है शायद अपनी जात को भी नुकसान दे बैठूं। सेम यही प्रॉब्लम पाकिस्तान में हो रहा है कि पाकिस्तान में हर कलीदी ओहदे पर ऐसे शख्स को बिठाया जा रहा है who does not deserve that particular एल ही नहीं है उसके वह एल ही नहीं है। हाँ। आप एक ऐसे शख्स को बिठा के उसके जिम्मे वो काम लगा रहे हैं जो वो काम कर ही नहीं सकता। ऐसे ही अब इन तमाम कंट्रीज में अगर आप नोट करें, जितने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनकी कामयाबी का मेन जो राज है उसमें यह है कि अगर मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स में एक ऐसे बंदे को बिठाया गया जो स्पोर्ट्समैन रहा है, जो ये स्पोर्ट्स को समझता है। आपने आईटी की या टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक ऐसे आदमी को बिठाया जो खुद उस चीज का एक्सपर्ट है। अगर आप वहां पर जाकर मेरी तरह के किसी वकील को बिठा देंगे या किसी डॉक्टर को बिठा देंगे या एक बिल्कुल इररिलेवेंट बंदे को बिठा देंगे जो उसका जॉब ही नहीं है, तो वो उस Doesn't have तमाम any चीज को concern. ऐसी की तैसी फेर देगा। आगे। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो जहां से बात मैंने शुरू की है, एक तो ये है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हार्ट बर्निंग हो रही है, उस नौजवान के साथ ज्यादती हो रही है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो एक एस्केप ढूंढता है, वो भागने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ तो मेरी कोई वर्थ ही नहीं है, ना मेरी कोई बात सुन रहा है, ना मेरी उस नॉलेज या एक्सपर्टीज को कोई अप्रिशिएट कर रहा है। एप्रिसिएशन कहाँ मिल रही है? एप्रिसिएशन मिल रही है इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, दूसरे कंट्रीज में मिल रही है। और ये हमारे कंट्री का अंतहा से ज्यादा बड़ा एक नुकसान हो रहा है कि हमारा वो नौजवान, वो स्किल्ड जिसने 25-30 साल यहाँ पढ़ा है, जिसका जब पे बैक का टाइम आया है, तो वो पे बैक किसको कर रहा है? दूसरे लोगों को कर रहा है जो हमारे कंपेटिटर हैं शायद। बिल्कुल। अब लास्ट बट द लीस्ट, कि जब तक आपके कंट्री में ये इनजस्टिस रहेगा, जब तक आपके कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर रहेगा, जब तक प्रॉपर अहल बंदे उस पोस्ट पे नहीं बिठाए जाएंगे फॉर दैट पोस्ट इज सुटेबल, और जब तक मुख्तलिफ इदारों की, दोज हु आर नॉट रेलेवेंट टू दैट, उनके लिए इन्फ्लुएंस रहेगा। हाँ जी, तो हमारे साथ ये होता कुछ भी नहीं कर सकते हम। और एक और बात में ज़बरदस्त बात आपकी हमारे सामने आ गई, जब हम देखते हैं कि कुछ लोगों का स्टांस ये है कि बच्चे बाहर जाना अच्छी बात है, ऑफ कोर्स अच्छी बात है, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे, लेकिन वो अगर यहाँ पे रहें तो यहाँ पे रह के भी क्या करेंगे? जब आप ये देखते हैं कि उनसे एक कम स्किल्ड आदमी, उनसे एजुकेशन में, उससे स्टैंडर्ड में लो, एक उनका दोस्त अगर अच्छे पैसे यहाँ पे कमा रहा है, अच्छी जगह पे उसकी वहाँ पे जॉब हुई है, तो लोग वो ऐसी सूरत हाल में वो जो बच्चे हैं वो क्लास डिस्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में फिर उन बच्चों को एक सेफ वे, एक सॉफ्ट कॉर्नर की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई पहले हम अपने आप को सेव करें, उसके बाद हम अपने कंट्री के बारे में बातचीत करेंगे। तो जनाब, प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान में यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ ही, और जब हम इसके ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ये जानेंगे कि आखिर का सोल्यूशन क्या है, कि किस तरह हम अपने मुल्क की बागडोर को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले वक्फा, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन, दिस इज़ मोहम्मद इजाज बशीर एंड यू आर वाचिंग वॉइस ऑफ पाकिस्तान। जब हम ब्रेक में गए और हम डिस्कशन हमारे इसी टॉपिक पे हो रही थी कि किसी भी मुल्क की जो तरक्की का इन्हिसार उसके नौजवानी पे होता है। जो है साहब, जानना चाहेंगे कि दुनिया की जो फर्दर कंट्रीज़ की जब हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स अपने बच्चों के सामने रखते हैं, तो वहाँ पे जो एजुकेशन जो सिस्टम है और जो पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जा रहा है। अब उस एजुकेशन सिस्टम के तहत जो बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं और जो हमारे बच्चे जो जहाँ पढ़ के जाते हैं, ना होने के बराबर है, ज़मीन आसमान का डिस्टेंस पाया जाता है। क्या इस मुल्क की जो अभी तक खुशहाली की जिस उमंग को लेके हम अभी जिंदा हैं, क्या ये हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब है या जो एजुकेशन की पॉलिसीज़ मेकर्स हैं उनका फॉल्ट है? एजाज साहब, हमारी बदकिस्मती कहिएगा कि आज तक हम अपने स्टूडेंट्स के लिए एक सिलेबस नहीं दे सके। बहुत प्यारी बात है। गवर्नमेंट अदारों का सिलेबस देख लें, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका सिलेबस देख लें। आपका और मेरा बच्चा जो है, जब उसे एक अच्छी एजुकेशन किसी सरकारी अदारे में नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? ऑफ कोर्स शिफ्ट करेंगे, हम प्राइवेट अदारों की तरफ जाएंगे। और प्राइवेट अदारों की तरफ जो फीसों की भरमार है, वो ना तो आप अफोर्ड कर सकते हैं,
ना वो मैं अफोर्ड दे आर जस्ट डूइंग देयर बिजनेस। बात आपने की कि हमारा नौजवान जो है वो वाकई इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन हमने हमारे जो हुक्मरान है, हमारे जो बड़े हैं, उन्होंने इतने मसाइल क्रिएट कर दिए हैं कि उस बेचारे को वो जो मुआशी मसाइल है उससे वो निकल ही नहीं सकता। बड़ी प्यारी बात करें आप। आज आप देख लें, महंगाई देख लें कहां से कहां पहुंच गई। बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। मैं कहता हूं कि इस मुल्क में जीना भी महंगा और मरना भी महंगा। अल्लाह अल्लाह बहुत प्यारी बात कर रहे हैं बहुत प्यारी बात कर रहे हैं। जब हमारा एक एजुकेशन सिस्टम होगा तमाम इंस्टीट्यूशंस में, तो आप देखिएगा कि वो बात मेरे भाई ने की है डिस्क्रिमिनेशन की, तो वो तो हर फील्ड में है। आप उसको खत्म कर दें। बेसिक क्या है? बेसिक तो आपकी एजुकेशन है ना। इंप्रूवमेंट कैसे आती है? एजुकेशन से आती है। सही। और आपने एजुकेशन में ही जब उसमें ही आपने एक डिस्क्रिमिनेशन रखा हुआ है, तो आप आगे तरक्की कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। यही वो बात है कि जिसको लेके मैं ये इस बात का इशारा यही था आपसे कि जो व्यूज़ लेने का मकसद यही था कि भाई जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें तो ये सिखाता है कि आप जस्ट पढ़ लेके तैयार हो जाओ, लेकिन वो स्किल्ड जो यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं आईटी में या इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और बाकी जो बिजनेस मैनेजमेंट में, वो कंसर्न जॉब नहीं करते। आप ये देखेंगे जहाँ पे अगर किसी ने एमबीए किया हुआ है और वो साहब जाके उनको अकाउंट से फाइनेंस में आना चाहिए, बैंक में आना चाहिए, लेकिन वो वहाँ जाके शायद किसी ऑफिस में जाके शायद अपने जो कंसर्न जो उनका सब्जेक्ट उसके इरेलीवेंट वहाँ पे कोई सर्विसेज कर रहे होंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पे कोई इंजीनियर है वो जाके अकाउंट्स की जॉब कर रहे होंगे और जो अकाउंटेंट है वो जाके इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा होता है। भाई जिस इंसान की स्पेशलिटी है ही नहीं, जैसे जो आदमी इसके लिए बना ही नहीं है, तो जिस तरह पहले आपने मिसाल दी कि इलेक्ट्रिसिटी के एक लाइट को हम नहीं ठीक कर सकते बिकॉज दैट इज नॉट आवर रेलिवेंट एक्सपीरियंस, तो ये तो वही आदमी ठीक कर सकता जो इलेक्ट्रिशियन होगा। यही बात है जो इंजीनियरिंग का काम करेगा, जो लॉयर को अपनी वकालत के अतबार से काम करेगा, और जो यहाँ पे MBAs जिन्होंने बिजनेस पढ़ी तो वो बिजनेस के अतबार से काम करेंगे। जब इनमें यहाँ पे तजाद पाया जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि फिर हम लोग समझ ही नहीं आती कि भाई हमने जाना कहाँ है, बस हम चाहते हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। जी यंगमैन हमारे साथ हैं, जानना चाहेंगे कि क्या समझते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को अगर इम्प्रूव किया जाए तो क्या हम तरक्की कर सकते हैं? जी देखिए, किसी भी कौम को किसी एक अगर डायरेक्शन पे आपने लेके चलना है तो डेफिनेटली उसके लिए एजुकेशन सिस्टम का आपका बेहतर होना और उसका सिलेबस, जैसा कि एक मुकर्रर ने बताया कि उस सिलेबस का एक होना बहुत ज़रूरी है, जो कि कौम को पूरी की पूरी कौम को एक डायरेक्शन पे लेके चलेगा। अदरवाइज इधर हमारे एक दो या तीन या चार नहीं को मेरे ख्याल 50 या इससे भी ज्यादा जो एजुकेशन की सिस्टम है वो चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है। कोई कौम का कोई बच्चा आप एक उठा के देख लें, उसके व्यूज डिफरेंट हैं, दूसरे के डिफरेंट है, तीसरे बिकॉज के जो डिफरेंट है। एजुकेशन कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है, सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। Exactly. जनाब एडवोकेट साहब जानना चाहेंगे कि हम लोग IMF से कर्जा लेने के लिए पूरी कैबिनेट चली जाती है, और जब हम कोई हज उम्रा के लिए गवर्नमेंट के जो मींस के ऑफिशियल होते हैं आवाम के पैसों के ऊपर वो भी परफॉर्म करके आ रहे होते हैं। जब कोई मैच वगैरह देखना हो तो हमारे कौम के पैसों के ऊपर पूरी एयर बसेस वहाँ पे हम लोग हायर करके जा रहे होते मैच देखने के लिए। क्या हम इतनी चीज़ों के लिए तो फजूल हमारे जो एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, ये कहते हैं कि भाई ये मुल्क की सलामती के लिए बहुत ज़रूरी था। क्या मुल्क की सलामती के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हम एटलीस्ट वैसा नहीं बन सकते, उनकी जैसी नकल तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो टेक्नोलॉजी हम वहां पे देख के आते हैं, अपने मुल्क में यहाँ के हम क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते? देखें डॉक्टर साहब, ये हमारी बदकिस्मती है कि कोई भी डेलीगेशन जाता है तो उस डेलीगेशन के साथ इररिलेवेंट इतने ज़्यादा लोग चले जाते हैं, बल्कि पूरी की पूरी फैमिलीज चली जाती हैं, और जाके 5 स्टार होटल्स में स्टे करना और एक लंबा स्टे करना जिसका तमाम का तमाम एक्सपेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे कर रही है। ऐसे हम पे कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप ये देखें कि यूनाइटेड नेशन में खिताब करना है तो हॉलैंड का प्राइम मिनिस्टर या दूसरे, तो वो एक ट्रॉम में आके प्राइम मिनिस्टर नीचे उतरता है और जाके खिताब कर रहा है, या दूसरे और ऐसी एग्जांपल्स बताई जा सकती हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि प्रेसिडेंट प्यूटन जो रशियन प्रेसिडेंट है वो, और इनकी जॉर्ज बुश के साथ शायद मीटिंग थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब 2 वर्ल्ड सुपर पावर्स के बंदे
कॉफी के टेबल के ऊपर बैठ के पूरी दुनिया की किस्मत को डिसाइड कर रहे हैं और सिंपली कॉफी पिलाई जा रही है। यहाँ पे आप ये देखें कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने या हमारे किसी भी बड़े किसी उहदेदार ने जाना है तो पहले तो पूरा जहाज बुक होगा जिसमें सारी की सारी फैमिलीज आ जाएंगी, ये सारे लोग जाएंगे और ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ। प्रॉब्लम ये है देयर इज नो चेक एंड बैलेंस। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इस इकोनॉमी में और हमारे इस मुल्क में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आप इसको यहाँ कंटिन्यू करें, उसके बाद ब्रेक लेंगे। जी, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह पाकिस्तान में, चूंकि हम खुद इस फील्ड से रिलेटेड है, पाकिस्तान में जस्टिस स्टैंडर्ड वो नहीं है जो इमीडिएटली होना चाहिए कि कोई भी आम आदमी, कोई भी टैक्स पेयर उठ के पूछे कि ये जो डेलीगेशन गया है या ये जो वफ्द गया हुआ था, मसलन अभी ओलंपिक्स की बड़ी मीडिया पे एक बात चल रही है कि 7 पाकिस्तान के खिलाड़ी गए हैं और 26 के 27 ऑफिशियल साथ गए हैं। उन 7 में से 6 की परफॉर्मेंस तो देख ली है, एक ने आज फाइनल में वो एक बंदा पहुंच गया, बाकी उन सब के ऊपर जितना एक्सपेंडिचर हुआ है, जितना आया, और पिछले 20-25 साल से पाकिस्तान की ओलंपिक फेडरेशन क्या कोई उसको कोई पूछताछ करने वाला है? कर सकता है कि इतनी हैवी सैलरीज पे की जा रही हैं और आज तक पाकिस्तान ने परफॉर्म क्या किया ओलंपिक्स में या किसी भी जगह पर? ये तो मैंने सिर्फ स्पोर्ट्स की एग्जांपल दी है। आप किसी भी जगह चले जाएं, आप ये देख लें कि इतना ब्रूटल तरीके से, इतनी ज्यादती के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ एक तरह की एक वो ज्यादती हो रही है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि पूछ कुछ कोई नहीं है जब तक पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम। बाकी रहने दे सर, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब जिन्होंने उस मुल्क का बेड़ा घर किया और आज वो नायब वज़ीर-ए-आज़म बने फिर रहे हैं। अब भाई अगर आप इतने एबल थे, इतने अगर काबिल थे तो पहले चांस मिला था आपको, इस बार नहीं मिला तो आप नायब वज़ीर-ए-आज़म को तो ना हो ना। और आप जिस तरह, मैं अपनी बात को शॉर्ट करता हूँ, थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे तो मुझे मेरे साथ जो ये साहब बैठे जवाब दे रहे थे तो मुझे जोक भी याद आ गया, ट्रू जोक है। आपने कहा था कि कॉम्पिटेंट आदमी उस सीट पे नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने स्पेस साइंस में मास्टर्स किया और वो पंजाब बैंक के मैनेजर हैं। बाकी तो ये हमारे मुल्क में एक ज्यादती हो रही है और इसमें पहली बात तो ये कि नाअहल बंदा, इनकॉम्पिटेंट आदमी उस सीट पे बिठाया हुआ है जिस सीट का वो एलिजिबल नहीं है। दूसरी बात, शॉर्टली आपकी बात कि अनटिल अनलेस एक आम आदमी को वो एक्सेस नहीं दी जाएगी कि वो पूछ सके, जिस तरह हज़रत उमर फारूक के दौर में था कि तुम्हारी ये कमीज कैसे बनी है, तो 2 चादरों से बनती है, माले गनीमत में तो एक चादर आई है, हमारे पास दूसरी चादर कहां से आई है। यही सिस्टम वेस्ट में है। कोई भी टैक्स पेयर आदमी उठ के ये पूछ सकता है कि आई एम पेइंग द टैक्स टू द स्टेट, हाउ यू प्रिपेयर्ड ऑल दिस द एसेट्स, ये कहां से बने हैं, मैं पूछूं। यहां प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जब तक एक आम आदमी को ये एक्सेस नहीं दी जाएगी कि आप जाके पूछ सकें कि ये जो आपने विजिट किया है या ये आपके पास प्रॉपर्टी बनी है, ये जो कुछ पे ये कहां से बनी है, मींस एंड सोर्सेज बताए जाए, जब तक एक आम आदमी, अगर आज उनसे जाके के पूछता है तो उस अरशद शरीफ जैसा हाल किया जाता है, गोली मारी जाती है उसको, और इमरान रियाज जैसा हाल किया जाता है, उसके पागल बनाया जाता है। ऐसा ही है, क्योंकि आपकी जरूरत कैसे हुई कि आप हमसे ये पूछते हैं कि भाई ये वाले पैसे कहाँ से आए। बिल्कुल सही। मीन्स कि ये अगर यहाँ पे जो हमारे बड़े हैं उनका ये अगर एटीट्यूड रहेगा तो फिर हम जो छोटे हैं तो उनके मुल्क में रहने का मेरे ख्याल में फिर कुछ जवाब नहीं बनता। जो है साहब, उन्होंने मुल्क को छोड़ देना काफी है कि भाई ये मुल्क भी आपका है और आप ही इसके पास में, और ये जो उनसे पूछता है, जो प्रोफेसर साहब उनसे पूछता है वो गुस्ताखी करता है। अच्छा, हाँ, उसको वो गुस्ताख डिक्लेयर कर देते हैं। अच्छा, और क्या आपकी जरूरत कैसे कि आपने हमसे पूछा? हाँ जी। लेकिन कौन ऐसा होगा कि अगर हम पूछेंगे भी नहीं, और ये कब समझदार होंगे कि ये चीजें अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे? वो कब ये वक्त आएगा? सर ये वक्त वही है जो आपने इशारा किया कि बांग्लादेश की एग्जांपल सामने आ गया है, वो तो बैलून ब्लास्ट हो गया। सही। तो पाकिस्तान में भी शायद ये है कि हवा इतनी भर चुकी है कि किस टाइम पर खाली एक पिन लगनी है, क्योंकि लोग इतने अंदर से भरे हुए हैं। देखिए पाकिस्तान में जो मुजाहरे होते हैं, जो तोड़फोड़ हो रही होती है ना, उसमें तोड़फोड़ करने वाला बंदा मजहब के नाम पे या पॉलिटिक्स के नाम पे तोड़फोड़ नहीं कर रहा होता, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता है। किसी की बेटी का रिश्ता नहीं हुआ, किसी के बेटे की जॉब नहीं हुई, किसी के पास खाने के पैसे नहीं है, वो जब किसी अमीर आदमी को देखता है, किसी अच्छी गाड़ी में देखता है, सारा कुछ वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता है। ऐसे कि मेरा क्या कसूर है भाई, मेरा क्या कसूर है, मैंने भी दिनों रात यहाँ पर दिए, मेरे बच्चे में पढ़ा है, मेरे बच्चों को रिगार्ड क्यों नहीं किया? मेरे साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर क्यों है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। जो है साहब, हमारे मुल्क का ये जो निज़ाम अभी काफ़ी देर से हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्या बांग्लादेश की तरफ जाते हुए आपको कुछ हालात दिखाई दे रहे हैं? हम तो दुआ करते हैं कि बांग्लादेश वाली सूरत हाल इस पाकिस्तान में ना हो। जी जी। हमारे मुल्क में ये सूरत हाल ना हो जी। और ये हमारे हुक्मरानों के लिए भी लम्हा फिक्रिया है, और अलर्ट तो इससे, इस तहरीक से जो बांग्लादेश में चल रही है उससे सबक हासिल करना सही।
और जो पाकिस्तानी सिटीजन्स के जो राइट्स हैं वो राइट्स उनको देने चाहिए। बात आपने टैक्स की कि यहाँ टैक्स भी देते हैं, आप भी टैक्स दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, शहजाद साहब और मेरे जो फाजल दोस्त हैं, हम सब लोग टैक्स दे रहे हैं। सब टैक्स पे कौन सी चीज है जिसपे हम टैक्स नहीं दे रहे? कोई भी नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हम टैक्स भी दे रहे हैं और फिर हमारे पास फैसिलिटीज क्या है? कुछ सहूलतें दी हैं इस गवर्नमेंट ने? देंगे ना सहूलतें। आज 2 दिन के बाद आपका पेट्रोल महंगे करके, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी होगी, हमें सहूलतें नहीं दी जा रही। अब हम जब पूछते हैं तो फिर आप गुस्ताखी करते हैं। ये आप पूछ क्यों रहे हैं? हमारे पैसों पर हमारे वो जो टैक्स दिया हुआ है उस पर ये हुक्मरान तबका अगर अयाशी करे तो क्यों करे? ये हमारा राइट बनता है बिल्कुल। और इसके चाहे कि इनके बच्चे ऑलरेडी मुल्क से बाहर हैं, और जब हम एक गरीब का बच्चा जब पढ़ के वो मीन्स के इस काबिल होता है उसको जॉब दी जाए, तो स्टेट उसको जॉब भी नहीं दे रही कि तेरे पास डिग्री है, ओके ज़बरदस्त, तुमने क्वालिफाई कर लिया, बहुत अच्छा, ग्रेट, लेकिन तेरे पास कोई साजिश है। तो अब इंसान क्या करे, कहाँ जाए भाई? अच्छी सेहत, जी, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज, और इस मुल्क में अमनो अमान की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, और उसको प्रोटेक्शन देना इस रियासत की जिम्मेदारी है। बेशक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कहीं ना कहीं जो है ना, ये फॉल्ट गवर्नमेंट का है, और अगर ये गवर्नमेंट और अगर ये रियासत इन फॉल्ट्स को दूर नहीं करेगी तो वो वक्त दूर नहीं जब हमारी कौम सड़कों पर होगी। जी, कुछ कहना चाह रहे काफी देर से। मैं आपसे सिंपली एक बात, जो ये साहब की बात को मैं आगे लेके चलूंगा। स्टेट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल व्हेन स्टेट इज गेटिंग द टैक्स हर चीज के ऊपर। हम चाय का कप पी रहे हैं ना, इसके अंदर जो पत्ती डाली गई है, चीनी डाली गई, उसके ऊपर भी टैक्स। लाइटर, मैच बॉक्स, हाँ जी, हर चीज के ऊपर, हर चीज वी आर पेइंग टैक्स, हर चीज के ऊपर टैक्स पे किया जा रहा है। जब स्टेट हर चीज के ऊपर टैक्स ले रही है तो दिस इज द रेसिप्रोकल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि स्टेट हमें प्रोटेक्शन भी दे, हमारी जान को, माल को तहफ्फुज़ दे, जॉब्स दे। जॉब्स नहीं देती तो बिजनेस या व्हाटएवर अपॉर्चुनिटीज ऐसे माहौल पैदा करे कि जो इजी बिजनेस को टेक ओवर करे। अगर पब्लिक ने सिर्फ टैक्स देना है उनकी अय्याशी के लिए, तो एक लिमिट है ना। उस लिमिट के बाद ये है कि ये तो वैसे भी एक लॉ ऑफ नेचर है कि एक चीज जब सैचुरेशन उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है उसके बाद अल्टीमेट उसका डाउनफॉल शुरू होता है या उसका ब्लास्ट हो जाता है। सिंपली सर बात ये है कि मैंने एक केस देखा, मेरी इस सारी प्रैक्टिस में सिर्फ एक जज साहब मैंने देखा, मैं उनकी बात कोट करना चाहता हूँ कि एक मर्डर केस था जिसमें एविडेंस कोई नहीं थी, तो एविडेंस न होने की वजह से मुल्जमान बरी हो गए। ये हिस्टोरिकल केस जज साहब ने बताया। उन्होंने कहा जी मैंने एंड पे देखा तो मैंने स्टेट को कन्विक्ट कर दिया। क्यों? स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल कि स्टेट इसकी बीवी बच्चों को कंपनसेट करे। ये आज तक कभी हिस्ट्री में नहीं सुना होगा कि स्टेट की कन्विक्शन हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने ये कहा कि जब एविडेंस स्टेट नहीं प्रोवाइड कर सकी और मुल्जमान बेगुनाह होकर बरी हो गए, इनका क्या कसूर है जिनका बाप या बेटा मर गया? बिल्कुल ग्रेट। सो जब तक हमारे मुल्क में रेसिप्रोकल कंपनसेशन कॉन्सेप्ट नहीं होगा, हमारी स्टेट कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। हमेशा ये हार्ट बर्निंग होती रहेगी। अल्टीमेट हमारे पास क्या चॉइस होगा? वो चॉइस होगा एस्केप का, भागने का, हम यहाँ से भाग जाएं, किसी और मुल्क चले जाएं जहाँ कम से कम हमें ये होगा कि काम करना है, टैक्स देने के बदले में हमारी जान की कोई ना कोई प्रोटेक्शन तो होगी। बिल्कुल, हमारे बच्चे शाम को खाना खा सकेंगे। ग्रेट। और एक और आपके सामने मैं एक दिलचस्प आपकी हक़ाक़त आपके सामने रखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं। आज हम देखते हैं कि 14 अगस्त की खुशी में वो झंडियाँ लहराते हुए और वो सेम जो कलरफुल किस्म टी शर्ट्स, पाकिस्तान फ्लैग की बनी हुई टी शर्ट्स उन्हें वेयर की होती हैं, और बाकी वो एक ज़बरदस्त किस्म का माहौल स्कूल में हम देखते हैं। वही बच्चा जब स्कूल्स में पूरे 12 साल ये सुन रहा होता है कि पाकिस्तान के जो 14 अगस्त का आज़ादी का दिन है, आज़ादी बड़ी नेमत है, हमारे जो बड़ों ने बहुत कुर्बानी दी कि आज़ादी हासिल की है। जब बच्चा जब वो मैच्योर्ड एज में पहुंचता है, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पहुंचता है, थोड़ी मैच्योरिटी की तरफ जाता है, उसको उसके अगेंस्ट चीज़ें मिल रही होती हैं, तो फिर वो बच्चा डिसहार्ट होना शुरू हो जाता है। उस वक्त उस बच्चे की जहन में एक नहीं बल्कि कई हज़ार क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि या जो मैंने किताबों में पढ़ा वो गलत है, जहाँ जिस जगह पे मैं ये रह रहा हूँ वो स्टोरी इस जगह की मैच करती ही नहीं है। ऐसी सूरत हाल में जो है साहब, हम अपने बच्चों को क्या देख रहे हैं कि भाई उनके जो मेंटल फीट्स हैं, तो वो हम क्या चीज़ फीड कर रहे हैं? क्या वो हम अपने बच्चों को तो बता रहे हैं कि भाई जो आज़ादी अजीम नेमत है, इस मुल्क में अगर रहेंगे, काम करेंगे, बड़े आदमी बनेंगे, वो अपने हिस्से का काम कर देते हैं, वो पढ़े लिखे बन जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उनको यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं होती, उनको हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती, उनका क्या कसूर है? उनको फिर आगे क्या करना चाहिए? फिर एजाज साहब, हमने अपने बच्चों की जो ज़हन साजी करनी है ना, वो इस तरीका से करें
जो इस्लाम ने मुतय्यन की। एज ए मुस्लिम हमने अपने बच्चे को जो एजुकेशन देनी है, एजुकेशन पर ही उसकी कामयाबी डिपेंड करती है। एक मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ जी जी कि एक दिन मैं कश्मीर हाईवे पर जा रहा था, जी जी तो गालबन वो G11 का इशारा था, वो बंद था, जी जी तो रेड सिग्नल था। तो मेरा बेटा जो मेरे साथ बैठा हुआ था, उस वक्त उसकी उम्र कोई 4.5 साल थी। तो कोई गाड़ी मैंने देखे कि आसपास नहीं आ रही, तो मैंने जल्दी में था, तो वो बेटा जो मेरा बैठा हुआ था वो कहने लगा, पापा आपने सिग्नल तोड़ा है। वाई? ये तो एक गैर कानूनी काम है। तो अगर हम बच्चों को एजुकेशन देंगे, उनको समझाएंगे, अच्छा बुरा उनको बताएंगे, तो जब वो जवान होंगे और साथ तो में मेरा नहीं ख्याल है कि वो किसी लॉ की, किसी कानून की, किसी असूल की वायलेशन करेंगे। सही सही। ज़बरदस्त। एडवोकेट साहब, हमारे कोर्ट्स दुनिया के हज उम्रा परफॉर्म करने वाले हम पहली नेशन है। पाकिस्तान इज़ द टॉप ऑफ द लिस्ट। लेकिन जब हम इंसाफ की बात करते हैं, हमारे अदलिया का निज़ाम आता है, तो 126 मुल्कों के बाद हमारा नंबर आता है। ये डिस्टिंक्शन, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों पाई जाती है? ऐसा क्या? देखें, इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। जी जी और पाकिस्तान की अदालतों में जो सबसे बड़ा मतलब हम जो चीज़ एक देखते हैं या लोग अपने यंगस्टर्स से मिलकर जो सुनी है, यहाँ पे फेस वैल्यू ख़त्म होनी चाहिए कि फलां बड़ा फेस खड़ा है उसकी बात सुनी जाएगी, फलां फेस बड़ा नहीं है उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। और उसके बाद सर मैं एक चीज़ बताऊं कि ये इनजस्टिस टॉप से बॉटम तक हर जगह आपको मिलेगा। सही। और जिस तरह मैंने स्टार्ट में एक बात कही कि अनटिल अनलेस आप एक आम आदमी को एक्सेस नहीं देते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी जी कि मसलन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बनाया गया था 1947 में। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से पहले अंग्रेज के दौर में क्या होता था कि अगर कोई भी सरकारी एहलकार करप्शन करता था तो कोई भी आम आदमी नज़दीकी किसी भी जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट में जाकर उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकता था। अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कर दिया जी कि डिविजनल सतह पर जाके कोर्ट में करें। अब मिसाल के तौर पे आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट तलगांग। हमारे तलगांग का जो लास्ट एरिया है वो बिल्कुल मियाँ वाली के पास है, तहसील लावा। अब वहां पर अगर एक पटवारी 10,000 या 20,000 की करप्शन करता है तो क्या उस 10-20,000 की करप्शन के लिए 200 मील का सफर तय करके पहले रावलपिंडी आए, यहाँ के वकील साहब को एंगेज करे, फिर वो पिटीशन फाइल करे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में, और वो पिटीशन फिर चलती रहेगी? सही। क्या ये नहीं हो सकता कि प्राइवेटली हर आदमी को ये एक्सेस हासिल हो कि अगर जिस जगह उसने की है करप्शन की है उसी नजदीकी जगह पर कोई कंप्लेंट फाइल की जाए? ये जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बनाया गया था बेसिकली ये इटसेल्फ हैज बिकम अ नर्सरी ऑफ करप्शन। श्योर। अब प्रॉब्लम ये है कि लेजिस्लेशन तो हमारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन लेजिस्लेशन की जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है या उसकी एग्जीक्यूशन है, वो एग्जीक्यूशन प्रॉपर ना होने की वजह से पाकिस्तान लेजिस्लेशन फॉल्ट में जनरल कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जी छड़ो जी के केस करना सानू केड़ा इंसाफ मिलना, ये जनरल कॉन्सेप्ट पाया जाता है। अब देखिए हमारे मुल्क की बदनसीबी क्या है कि हमारे मुल्क में रहने वाले यंगस्टर्स का सबसे बड़ा ख्वाब है पाकिस्तान से बाहर जाके सेटल होना। तो क्या करें यहाँ पे? और ये देखें कि अभी रिसेंट वाकया हुआ है कि गुजरात का और मंडी बहाउद्दीन और इन इलाकों का 500 बंदा डूब के मर गया इटली जाते हुए। और ये एक वाकया नहीं, ऐसे सैकड़ों वाकयात हैं, हर रोज होते हैं। ये अब ये देखी जाए तो ये बेसिकली इसकी सारी की सारी रीजन इनजस्टिस है, जिसमें मैं ये समझता हूँ वो कला को अपना रोल अदा करना चाहिए। जजेस में तमाम जजेस के बारे में बात नहीं करता, बहुत अच्छे अच्छे ऑनेस्ट जजेस भी मौजूद हैं। आज शायद उन लोगों की वजह से स्टिल अभी तक कंट्री हमारा सर्वाइव कर रहा है। गुड। लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनको मैं ब्लैक शीप्स कहूंगा, चाहे लॉयर्स में हो, चाहे जजेस में हो, चाहे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हो, वो ऐसे लोग हैं जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से कहानी फिर वहीं शुरू हो जाती है कि डिस्क्रिमिनेशन। इस्लाम में मसावात की बात की गई है, हमारा आर्टिकल 25 भी कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि जी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ। लेकिन अनटिल एंड अनलेस जब तक आप मेरिट और डिस्क्रिमिनेशन वाला चैप्टर क्लोज नहीं होगा और मेरिट पे जब तक सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट्स या मामलात नहीं चलेंगे जो आदमी डिजर्व करता है, तक हमारे कंट्री के साथ ये मामलात रहेंगे। शानदार, ज़बरदस्त। जो है साहब, फैमिली कोर्ट्स का जो एक मेजर रोल होता है, मैं ये समझता हूँ किसी भी घर में जब ये ऐसे चीज़ें पाई जाती हैं तो वहाँ पे फैमिली कोर्ट्स की तरफ सारों की निगाहें होती हैं कि जो वहाँ से डिसीजन आएगा तो भाई वो हमारे इस आंगन को खुशहाल करेगा।
तो आज फैमिली कोर्ट्स के बारे में बताएं कि उनकी आज की जो दौर है, आज के दौर इसमें क्या क्या खिदमात आसान तरीके से कर रहे हैं? एजाज साहब, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 जो है, ये जो फैमिली के लड़ाई झगड़े हैं या उसमें आप सामान जहेज की वापसी का कर लें, बच्चों के खर्चे का दावा कर लें, डिवोर्स का कर लें, तकजीब निकाह का कर लें, ये फैमिली कोर्ट्स में ये जो दावा जात हैं ये फैमिली कोर्ट्स में डील किए जाते हैं। सही। और जहाँ तक फैमिली कोर्ट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये जिम्मेदारी है कि वो इन केसेस को प्रायोरिटी पे रखते हुए जो फैमिली केसेस हैं उनका वो डिसीजन करें। सही। और जैसे शहजाद साहब ने जिक्र किया, माशाल्लाह अच्छे जजेस भी मौजूद हैं जो फौरी इंसाफ के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जहाँ तक पॉसिबल होता है, जहाँ तक मुमकिन होता है, वो बच्चों के खर्चे का, बच्चों की प्रोटेक्शन का, बच्चों की तालीम और तरबियत का जब जहाँ सवाल उठता है तो वो बिल्कुल अकोमोडेट करते हैं। और हमारी जो बहनें हैं जो फैमिली कोर्ट्स में जाती हैं, बेचारी जो हालात के सताए हुए जो लोग होते हैं, जब वो जाते हैं तो कोर्ट्स पूरी कोशिश करती हैं तो उनको फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करें। सही। और जहाँ पे देखते हैं कि जो है साहब के फैमिली कोर्ट्स में कुछ ऐसे ऐसे केसेस होते हैं जिनको चलते चलते सालें बीत जाती हैं, और फिर वो जो दो फैमिली फिर इंगेज होती हैं, ना उधर ना इधर, फिर उधर भी देर हो जाती है, इधर भी देर हो जाती है, फिर बीच में से वक्त निकलता है और फिर इंसान की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्या रिफॉर्म्स किए जाएँ कि एटलीस्ट, बाकी ना सही, एटलीस्ट फैमिलीज़ के जो केसेस के जो शरह है, इसके जो फैसले हैं, जो इसके डिसीजन है, ज़्यादा क्विकली आ जाए? जी, इसमें देखिए सर, पाकिस्तान में अभी रिसेंट एक रिफॉर्म हुई है जी जी, जो कि बहुत अच्छी है और इस्लामाबाद से भी स्टार्ट हुई है, अभी रिमेनिंग बाकी सूबों में भी ये चीज़ स्टार्ट की जा रही है और वो की जा रही है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या आर्बिट्रेशन। उसमें एक ऑप्शन दिया जाता है केस के स्टार्ट में एक परफॉर्मा कि अगर आप इसको आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करना चाहते हैं, दैट इज लाइक अ जिरगा पंचायत, जिसमें कोर्ट एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी और वो आर्बिट्रेटर दोनों पार्टी को सुन के एक सर्टेन अवार्ड सबमिट करेगा विच विल बी बाइंडिंग अपॉन द बोथ पार्टीज। सही। अगर कोई पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, आर्बिट्रेशन में नहीं जाना चाहती, तो वो उस लिटिगेशन में जाएगी। क्योंकि ये बेसिकली जो प्रैक्टिस है ये यूएसए में बहुत ज्यादा है कि वहां पर जब भी कोई डिस्प्यूट, लीगल डिस्प्यूट स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले आउट ऑफ द कोर्ट आर्बिट्रेशन की कोशिश की जाती है। सही। और अगर वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटल हो जाए तो ठीक है, ना हो तो फिर वो लिटिगेशन में जाएगा और उसकी एविडेंस और सारा प्रोसेस, उसका प्रोसीडिंग सारी की सारी होंगी। पाकिस्तान में भी यहाँ पर ये है कि चूंकि कुछ मुल्क के हालात ऐसे बन गए हैं, इन हालात का इफेक्ट फैमिलीज के ऊपर आया है, फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स की वजह से कुछ लोगों में बर्दाश्त की भी कमी आ गई है, जिसकी वजह से फैमिली डिस्प्यूट पिछले 10-15 साल में बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया। सही। मैं उस दिन एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने शाया की थी कि सिर्फ 2 साल के अंदर 85,000 खुला का केस फाइल हुआ है। 85,000 केसेस। हाँ जी, खुला के, जो कि एक बड़ा डेंजरस नंबर है। डेंजरस नंबर, बिल्कुल। अच्छा, और खुला का जो लॉ है उस पर मैं थ्रू आपके प्रोग्राम, मेरा पर्सनल व्यू है कि बहुत सीरियस ऑब्जेक्शंस हैं, रिजर्वेशंस हैं कि उसमें एक्स पार्टी डिग्री भी हो जाए तो उसके अगेंस्ट कोई रिट, कोई रिव्यू नहीं है, गलत एड्रेस पे नोटिस भेज दिया जाता है, हस्बैंड को समटाइम पता भी नहीं चलता, हालांकि उसमें अनटिल अनलेस दूसरी पार्टी को सुना ना जाए या प्रॉपरली प्रूव ना हो जाए कि उस आदमी तक कम्युनिकेशन नहीं हुई, तब तक खुला को प्लीड नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स सिंपल एक एलिगेशन लगा के खातून है और 2 महीने के अंदर डिसाइड हो जाता है, हालांकि पूरी वर्ल्ड में, स्पेशल वेस्टर्न वर्ल्ड में और जहां पर बच्चे इन्वॉल्व हों, डिवोर्स प्रोसेस इतना डिफिकल्ट है कि वो 1.5 साल से पहले डिसाइड ही नहीं होता। मैं एस एम जफर साहब की बुक पढ़ रहा था, मेरे मशहूर मुकदमे, उसमें उन्होंने एक एग्जांपल दी। उन्होंने कहा कि मैंने नई प्रैक्टिस 54 में स्टार्ट की, खुला का केस आया तो जज साहब ने मुझे 3 महीने की डेट दे दी। कहते मैंने बड़ा शोर मचाया, बड़ी कोशिश की कि नहीं जल्दी करें, मेरी क्लाइंट के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कहते बाहर आ गया, क्लाइंट भी परेशान, मैं भी परेशान, तो पीछे से मुझे जज साहब का एहलकार बुलाने आया। तो जज साहब ने कहा कि आपने केस बहुत अच्छा प्लीड किया है, लेकिन जो मैंने किया वो भी ठीक किया है। तो कहता है कि 3 महीने बाद जब वो तारीख आई तो हमें पैगाम आ चुका था कि केस विड्रॉ करें, हमारा राजीनामा हो गया। इसमें कहानी ये है कि फैमिली केसेस में
जो इस वक्त मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा जी, अपना जी। एक्सपीरियंस है, जी 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 इसको क्विकली डिसाइड नहीं होना चाहिए। बाकी तो हम प्रोलॉन्ग किया जाए इसको। खास तौर पे जहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हैं, हाँ, of course। उसकी वजह ये होती है कि उस वक्त तो जज्बात में होते हैं, उस वक्त पेरेंट्स भी कह रहे होते हैं कि जी हमारी बेटी के साथ बड़ी जाती है, बेटा तुम आ जाओ, कोई मसला नहीं है, हमारे दरवाजे खुले हैं। बाद में वही बेटी उन्हीं वालदैन को, उसकी भाभीियों को, उसकी बाकी फैमिली को बोझ लगना शुरू हो जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस चीज से अवॉइड करने के लिए एक तो ये है कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्टार्ट हो गया, दैट्स वेरी गुड। और दूसरी बात ये है कि फैमिली केसेस जहाँ स्पेशली बच्चे इन्वॉल्व हैं, उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, सो दैट दोनों स्पाउसेस सोच के हो सकता है रिकंसिलिएशन बन जाए, क्योंकि वक्ती तौर पे जज्बात में होते हैं, वो जज्बात बाद में ठंडे हो जाते हैं। तो शानदार, ज़बरदस्त किया। और कि आज का जो प्रोग्राम हमने जो तरतीब दिया था, इसमें हमने नौजवानों का किरदार और इसके साथ साथ मुल्क पाकिस्तान के साथ उनकी मोहब्बतें, और साथ नौजवान किसी भी मुल्क कौम का एक ऐसा अजीम सरमाया होते हैं कि उन्होंने कल इस मुल्क कौम की भाग दौड़ संभालनी है। 14 अगस्त बिल्कुल करीब है और आज़ादी का जो महीना है, इस महीने में हमें इस चीज़ की तरफ अपने आप को अकोमोडेट करना चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव लीड करना चाहिए कि जब भी किसी मुल्क में जो भी यहाँ पे इनकलाब आते हैं वो नौजवानों की वजह से तो आते ही आते हैं, लेकिन नौजवानों की जो जिम्मेदारी बनती है कि अपने मुल्क कौम के साथ वफा का अलमदार हमेशा रहें और अपने मुल्क के साथ, अपने कौम के साथ हमेशा वफा करें। और जब उनको इस कौम, इस मुल्क को जब अपने नौजवान की ज़रूरत हो तो नौजवान को पहुँचना चाहिए। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आज हमारे साथ जनाब एडवोकेट शहजाद सिद्दीक अलवी साहब। ज़बरदस्त अंदाज से आज आपने तजिज़िया किया और हमारे तमाम सुनने वालों की बहुत से ऐसे जो क्वेश्चन है जो हर किसी के जहन में होते हैं, मैंने कोशिश किया कि बहुत शॉर्ट किस्म टाइम था, मैक्सिमम जो क्वेश्चन लिए जाएँ और उनके ऊपर आपने सैर से गुफ्तगू किया, बहुत शुक्रिया। और एडवोकेट मोहम्मद अफजल जोया साहब, हमेशा की तरह आपकी एक ज़बरदस्त दबंग हाज़िरी आपकी आज भी रही है, और स्पेशल जिस तरह आपने जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं उनको आपने ये इंगेज किया है कि भाई अपने लिमिट्स में रहते हुए आप इस मुल्क की खिदमत करें तो फिर इस मुल्क में बिगाड़ नहीं आएगा। ज़बरदस्त आपका पैगाम रहा। और साथ एडवोकेट मोहम्मद अकरम साहब, एक नौजवान की जो मसाइल हैं उसको सामने रखते आपने अच्छी डिबेट की, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। मोहम्मद इजाज़ बशीर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।